Hello student, good morning. My name is Bhavani Singh and welcome to your channel Physics by BS केलावत। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है और हम यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट मींस स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी हम जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं, गाउस लॉ एंड देयर एप्लीकेशंस। तो उसमें अभी तक गाउस लॉ और उसके एप्लीकेशन पर अभी तक हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 4 है, मीन्स 2.4 लेक्चर हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए प्रीवियस लेक्चर हमने जो पढ़े हैं उसमें हमने क्या पढ़ा है। देखो चैप्टर नंबर सेकंड में हमने एरिया वेक्टर पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में देखा था। ठीक है, 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर न्यूमेरिकल किए थे और आज भी हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड में भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप सो आपने पुराने वाले लेक्चर अच्छे से देखे होंगे। ठीक है, कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल से आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत इजी है। अगर आपको थ्योरी और थ्योरेटिकल कंसेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो न्यूमेरिकल करना बड़ा आसान है। ठीक है, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो। A charge Q is uniformly distributed on a semi ring of radius R. Find out electric field intensity at center of ring. क्या मतलब है, रिंग क्या होती है? तो रिंग के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उस चार्ज को हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो रिंग होती है उस पर एक लाइन की तरह ही है और इस लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो वो हो जाएगा आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस लैम्डा। अब आपको दे रखी है सेमी रिंग, मतलब पूरी रिंग नहीं है, हाफ रिंग दे रखी है। इस रिंग के कारण आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इस ओ पॉइंट के ऊपर सेंटर पर निकालनी है। तो देखो ये जो रिंग है इस पर चार्ज कितना है, Q है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है। और इसकी जो लेंथ अगर आपको मैं पूछूं तो पूरी लेंथ होती तो 2πr होती, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास, πr। मैं पूछूं इस सेमी रिंग की लेंथ कितनी है तो हाफ सर्क्यूमफेरेंस कितनी हो जाएगी, πr। अगर पूरी होती तो 2πr और हाफ है तो πr, ये है ना। अब हमको क्या करना है, आपको इस रिंग के कारण इस O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। आपको पता है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण आप किसी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हो। जैसे कि आपके पास कोई पॉइंट Q है, पॉइंट चार्ज, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है kq/r², ये आपको पता है। अभी हम क्या चाहते हैं, इस पूरी रिंग पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऐसा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको लेना होगा एक स्मॉल एलिमेंट इस पर, है ना। पूरी रिंग के कारण तो इस पर नहीं निकाल पाओगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे इसकी लाइन के ऊपर या इसकी सर्क्यूमफेरेंस के ऊपर। तो मैं यहां पर लेता हूं एक स्मॉल एलिमेंट। देखो मैं इस एलिमेंट को थोड़ा बड़ा बता रहा हूं यहाँ पे क्योंकि मुझे डायग्राम में दिखाना है इस वजह से। ठीक है, ये एंगल डी थीटा जो है ये बहुत स्मॉल एंगल है ना, वेरी वेरी स्मॉल एंगल है। डी थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, फाइन। अब देखिए इस डी थीटा पर इसकी जो लेंथ है, डी थीटा ने ऑक्यूपाई जो लेंथ की है उसको हम dl ले लेंगे और इस पर चार्ज को हम dq ले लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो स्मॉल लेंथ है यहाँ पर dl, इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, फाइन। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इस dq चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करने वाले हैं, है ना। आपको अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो आप एक स्मॉल एलिमेंट पे निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देते हो, यही हमारे पास मेथड है। क्योंकि ये जो स्मॉल एलिमेंट है इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, dq, और dq एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आपको आती है पॉइंट चार्ज की वजह से, kq/r²। तो वो मेथड हम यहाँ यूज करने वाले हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो इस dq चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मान लेते हैं de, ऐसा ही कुछ होगी ना। इस dq चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, de हो जाएगी, फाइन। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस लाइन को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। अब देखिए इस एंगल को मैं ले लेता हूं थीटा, ध्यान से देखना। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब देखो अगर इसके मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दूं, इसको मैं अगर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दूं, अगर ये DE है तो ये कितना हो जाएगा बताओ, DE
कॉस थीटा और डीई साइन थीटा। क्लियर है? ये इसके कंपोनेंट्स बन गए। अब आप यहां पे सोच के देखो, यहां पे अगर आप कोई भी एलिमेंट लोगे, यहां ले लो, यहां ले लो, कोई भी स्मॉल एलिमेंट लो, इस एलिमेंट के कारण जो इसके कोस के कंपोनेंट आएंगे वो किस पे आएंगे? एक्स एक्सिस पर, नेगेटिव एक्स पर, और साइन के जो कंपोनेंट आएंगे वो वाई पर आएंगे। यहां तक ये जो एंगल है ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा, और ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, मीन्स पाई हो जाएगा। ये आपका पाई/2 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? अब देखिए, अगर 0 से 90 तक देखो तो जितने भी स्मॉल एलिमेंट बनेंगे उसके कॉस के कंपोनेंट इधर और साइन के इधर। मगर अगर आप इधर कंपोनेंट लोगे तब क्या होगा, सोच के देखो। इधर मैं कंपोनेंट लूं तो ये हो जाएगा आपका डीई, ठीक है। इसका अगर हम थीटा लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। ये डीई तो ये हो जाएगा आपके पास डीई कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा आपके पास डीई साइन थीटा। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब आपने डीई को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है तब साइन वाले कंपोनेंट तो वाई एक्सिस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, और जो कोस वाले कंपोनेंट है इस वाले, ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो आर्क है उसके कारण इधर, और ये वाला जो आर्क है इसके कारण डीई कोस के कंपोनेंट उधर। तो साफ साफ दिख रहा है कि डीई कोस थीटा जो होंगे वो इक्वल और अपोजिट होंगे और कैंसिल हो जाएंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस ई पॉइंट पर आएगा, वो साइन कंपोनेंट्स के कारण आएगा। ठीक है, तो देखो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लेट अ रिंग ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q, ठीक है। वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। हम चाहते हैं O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना, ठीक है। लेट अ स्मॉल एलिमेंट dl where charge dq। एक स्मॉल एलिमेंट लिया dl, उस पर चार्ज कितना है? dq चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज dq, है ना। उस dq चार्ज के कारण O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी dE। कितनी हो जाएगी? dE हो जाएगी, ठीक है। चार्ज dq इज dE, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? मेक एन कंपोनेंट्स ऑफ dE, ठीक है। हम dE का क्या बनाएंगे? कंपोनेंट्स बनाएंगे। वेयर dE cos थीटा इज इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसल ईच अदर। वो क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे ईच अदर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू साइन कंपोनेंट ऑफ DE ड्यू टू होल रिंग। जो आपके पास पूरी की पूरी रिंग है उसके साइन कंपोनेंट्स के कारण आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। देखो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा इन साइन के कंपोनेंट्स के कारण बचेगा। तो आपका नेट ई जो आएगा, नेट ई वो कितना हो जाएगा? नेट ई हो जाएगा DE साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट्स में आप थीटा कवर कर लोगे। देखो अगर सेमी रिंग है तो थीटा हो जाएगा 0 से पाई डिग्री। कितना हो जाएगा? 0 to पाई हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए हमको DE की रिक्वायरमेंट है, तो DE कैसे निकालेंगे? तो DE निकालने का मतलब समझ जाओ आप, इस DQ चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो हो जाएगी DE दैट इज K DQ अपॉन रेडियस कितनी है? R है, तो DQ बाय R स्क्वायर यही होती है। ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहां पर आपको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या हो जाएगा बताओ? यहां पर अगर DL लेंथ पर DQ चार्ज है तो लैम्डा क्या हो जाएगा? DQ अपॉन DL, वेयर DQ कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू DL। पर एक काम आपको अभी और करना पड़ेगा, ये DL भी आपको नहीं चाहिए क्योंकि हम लिमिट जो रखेंगे वो थीटा में रखने वाले, इस DL को भी खत्म करना है। तो अगर देखो यहां पर ये आपको आर्क दिख रहा होगा, छोटा सा दिख रहा है। यहां पर देखो ये लेंथ कितनी है? DL, ये एंगल D थीटा, और ये रेडियस R दे रखा है। तो बताओ
एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यही होता है। तो डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, आर डी थीटा। ये हमारे पास आ गया है डीएल इक्वल्स टू आर डी थीटा। तो अब हम यहां पर वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले हम यहां पर वैल्यू रख दो। तो देखो डीई क्या हो जाएगा आपके पास, डीई इक्वल टू के डी क्यू बाय के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो के इंटू डी क्यू की वैल्यू क्या है, देखो लेमडा डीएल, लेमडा इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर। और डीएल की वैल्यू आपके पास क्या है, आर डी थीटा। क्या है, आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसल, तो डीई कितना बच गया, के लेमडा डी थीटा अपॉन आर। ये आपको डीई की वैल्यू यूज करनी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर मेरी ये हो जाएगी, अगर ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ डीई इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, यहां रख दो आप। E इक्वल टू लिमिट कितनी आ जाएगी बताओ, 0 से लगाकर थीटा बराबर पाई तक। डीई की वैल्यू आपके पास है के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, और पीछे क्या आ गया है, साइन थीटा। देखो के भी कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट और आर कांस्टेंट है, सबको बाहर निकाल दो। के लैम्डा आर 0 से पाई साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है, ओके। अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो के लैम्डा बाई आर साइन का हो जाएगा माइनस कोस थीटा, और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, ठीक है। लिमिट रख दो आप, माइनस बाहर निकाल लें, ठीक है, या यहां रख दो के लैम्डा बाई आर, ठीक है। माइनस बाहर निकालेंगे, कोस यह हो जाएगा कोस पाई, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करो तो माइनस कोस पाई, और फिर माइनस यहां पे हो जाएगा माइनस ऑफ कोस पाई 0, सॉरी, यही तो है। एक बार अपर लिमिट रखी माइनस कोस पाई, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, और फिर माइनस कोस 0, ठीक है। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर, ये माइनस कोस पाई की वैल्यू होती है -1, ये माइनस कोस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ये माइनस इंटू माइनस +1, और ये भी +1, तो कितना हो गया, के लैम्डा बाय इंटू 2, माइनस इंटू माइनस +1, ये भी +1 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी 2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था कि आपके पास एक रिंग दे रखी है जिसकी रेडियस आर है, जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है Q। आपको इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसके सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। तो आपने एक स्मॉल एलिमेंट अज्यूम किया है dl, उस पर dq चार्ज है। उस dq चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी dE हो जाएगी। इसके कंपोनेंट्स बना देंगे, जितने भी कॉस कंपोनेंट, देखो इसके कारण जो कॉस के कंपोनेंट बनेंगे वो इधर बनेंगे इस साइड, और इस वाले ब्लॉक के कारण इधर बनेंगे। सारे कॉस के कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, पर दोनों ब्लॉक के कारण साइन के कंपोनेंट डाउन में आएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो साइन के कंपोनेंट्स के कारण होगी। तो ये इसका मेथड हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, सिंपली आपको डी साइन थीटा, तो डीई की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो डीक्यू के कारण डीई की वैल्यू के डी बाई आर स्क्वायर, और डीक्यू की वैल्यू आप यहां से रख दोगे, और डीएल की वैल्यू यहां से रख दोगे, और उसको सॉल्व कर लोगे। और लिमिट जो होगी, ये पूरी की पूरी जो सेमी रिंग है वो कहां से कहां कवर हो रही है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा पाई तक, तो लिमिट रख देंगे, और ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसको कॉपी कर लो। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, a charge q is linearly distributed on a given arc of radius r, find out electric field intensity at center of arc। मतलब आपको ये आर्क दे रखी है, ठीक है, और इस आर्क की रेडियस r है, और इस पर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब चार्ज ले लेंगे हम, q ले लेंगे, चार्ज कितना हो जाएगा q, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा लैम्डा, ठीक है। अच्छा मैं आपको अगर इसकी लेंथ पूछूं तो क्या बोलोगे आप, देखो टोटल लेंथ होती है 2 पाई r, ठीक है, तो 2 पर टोटल लेंथ होती है 2 पाई r अपॉन, और ये इसका 1/4 पार्ट है, क्वाड्रेंट है, तो ये कितना हो जाएगा पाई r अपॉन 2। लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, पाई r अपॉन 2, ठीक है। अगर इस आर्क की लेंथ है तो पाई r अपॉन 2 हो जाएगी, ओके। हमारा क्वेश्चन क्या है, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो दे रखा है, इसके कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब एक साथ तो निकाल नहीं पाएंगे, वही तरीका है, आपको एक पॉइंट चार्ज बनाना है, मतलब एक स्मॉल एलिमेंट लेना है।
तो हम यहां ले लेते हैं एक स्मॉल एलिमेंट। देखो यहां पर ले लेते हैं हम एक स्मॉल एलिमेंट। देखो इस स्मॉल एलिमेंट को मैं थोड़ा बड़ा बताता हूं क्योंकि मुझे दिखाना बड़ा है। बाकी ये डी थीटा है इज वेरी स्मॉल एंगल, है ना। डी थीटा जो है इज वेरी स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए इस यहां पर इस डी थीटा ने जो लेंथ कवर की है उसको हम ले लेंगे dl, और इस पर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा dq, है ना। तो dl एक स्मॉल लेंथ हो जाएगी और dq उस पर स्मॉल चार्ज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस dq चार्ज के कारण ये डिस्टेंस तो r हो ही जाएगी, आपको पता है रेडियस है तो, ठीक है। इस dq चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इस तरह से कंपोनेंट्स बना देते हैं। अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा तो ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास डीई साइन थीटा। ओके, अब आप देखोगे तो इस कंपोनेंट अगर मैं यहां पर स्मॉल एलिमेंट लेता तो डीई कॉस इधर डीई साइन नीचे, यहां पर लेता डीई कॉस इधर डीई साइन नीचे, यहां लेता तो भी यही होता। अब इधर तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो कोई भी अपोजिट कंपोनेंट तो बनेगी नहीं। इस आर के कारण जितने भी कोस के कंपोनेंट आएंगे वो इधर आएंगे और साइन के कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड होंगे, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अब आपके पास यहां देखो इसके बीच का एंगल दिख रहा है आपको 90 डिग्री। अब डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा का रिजल्टेंट हो जाएगा डीई। तो डीई कैसे निकाला जाएगा, ये निकाला जाएगा आपके पास डीई साइन थीटा का स्क्वायर और डीई कॉस थीटा, यहां इसको हम ले लें, है ना, डीई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और पीछे हो जाएगा 2d साइन कॉस 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हमको निकालना है। कुल मिलाकर आपको डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के वहां पर रखनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो लेट अ स्मॉल एलिमेंट dl on arc on let a small element dl, okay, let a small element dl and charge dq एक स्मॉल एलिमेंट दिया dl जिस पर चार्ज कितना है dq, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी dq ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू dq चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डीक्यू चार्ज क्या हो जाएगा एट पॉइंट ओ, क्या हो जाएगा बताओ। तो डीई कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है, ये आ जाएगा डीई, कितना आ जाएगा डीई हो जाएगा। इस डीक्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी डीई, है ना। अब क्या करेंगे, मेक एन कंपोनेंट ऑफ डीई, जो क्या आया, विच इज डीई कॉस थीटा एंड डीई साइन थीटा, डीई कॉस थीटा एंड डीई साइन थीटा। तो आपको क्या निकालना है, एक आपको निकालना पड़ेगा कॉस थीटा किधर आ रहा है एक्स एक्सिस पर, इसको बोलेंगे ई एक्स, इसको हम नाम दे देंगे ई वाई, है ना। तो आपका ई एक्स कैसे निकालोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, और इसी तरह से आप ई वाई कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा। तो यहां पे आप ऐसा कर लो, मैं थोड़ा इजी लिख देता हूं इसको, ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर और आगे हो जाएगा 2 ई एक्स ई वाई और cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाए, इसके बीच का एंगल कितना है 90 है, तो ये टर्म तो हो जाएगी 0, ठीक है। तो आपको ई एक्स स्क्वायर और ई वाई स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ई एक्स। तो देखो ई एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ई एक्स आ जाएगा आपके पास डीई कॉस थीटा, ये निकालना है, ठीक है, इक्वेशन नंबर, और एक ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले डीई निकालेंगे। तो डीई कितना हो जाएगा बताओ, के डी क्यू अपॉन, मतलब इस डी क्यू चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आपको पता है लैम्डा इक्वल्स टू होता है डी क्यू अपॉन डी एल। तो आपका डी क्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल, ये डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब इस डी एल की वैल्यू भी चाहिए। देखो ये जो एंगल है कहां से कहां तक है बताओ, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 तक, क्लियर है।
यही एंगल होगा ना, क्वाड्रेंट है तो 0 to π/2। अब आपको इसको DL को भी थीटा में कन्वर्ट करना है, तो आपको मैंने बताया है ये आपका L दे रखा है, ये आपका d थीटा है और ये आपका R है। तो एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो L क्या हो जाएगा, R d थीटा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो DE के अंदर, तो DE कितना हो जाएगा बताओ, K dq की वैल्यू लैम्डा इंटू DL अपॉन R स्क्वायर। यहां वापस K लैम्डा, DL की वैल्यू हमारे पास है R d थीटा, दिख रहा है ये R d थीटा अपॉन R स्क्वायर, और एक R से R कैंसल, तो आपके पास DE कितना बच गया बताओ, DE आ गया आपके पास K लैम्डा d थीटा अपॉन R, यही बचा है। अब इसको यहां पर रख दो तो EX की वैल्यू आ जाएगी, EX कितना आ जाएगा, देखो लिमिट क्या आ जाएगी बताओ, 0 से π/2 K लैम्डा d थीटा अपॉन R हो जाएगा DE की वैल्यू, ये पड़ी हुई DE की वैल्यू, और पीछे हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, EX इक्वल टू K बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, R बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा आपके पास cos थीटा d थीटा। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस sin थीटा, और लिमिट आ जाएगी 0 से π/2। फाइन, लिमिट रख दो, EX इक्वल टू K लैम्डा R साइन π/2 माइनस साइन 0। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 1 और 1 इंटू EX, यही हो जाएगा। तो EX की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, K लैम्डा इंटू R। ठीक है, ये आपके पास EX की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं। ठीक है, ओके फर्स्ट दे देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे EY। ठीक है, तो EY कैसे निकालोगे बताओ, EY आपका हो जाएगा DE साइन थीटा। क्या हो जाएगा, DE साइन थीटा। अब DE की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, एंगल वही हो जाएगा 0 से π/2। DE की वैल्यू निकाल चुके हो, ये DE की वैल्यू आपके पास, ये DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K लैम्डा d थीटा अपॉन R इंटू साइन थीटा। कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, K कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिमिट आ जाएगी 0 से π/2। ठीक है, तो EY कितना हो जाएगा, K लैम्डा इंटू R माइनस कॉस π/2 माइनस और माइनस कॉस 0, यही होगा ना। लिमिट रख लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार थीटा की जगह π/2 एक बार 0 रख देंगे और ये माइनस आ जाएगा बीच में। cos π/2 की वैल्यू होती है 0, कितनी होती है 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 इंटू समथिंग, यही होगा। तो EY की वैल्यू क्या आ गई, K लैम्डा बाई R। क्या आ गई, K लैम्डा बाई R। अब EX भी निकल गया, EY भी निकल गया। अब आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट कैसे निकाल लोगे, देखो ये रिजल्टेंट E0 कैसे निकाल लोगे, अंडर रूट EX स्क्वायर और EY स्क्वायर, यही निकलेगा। ठीक है, तो E0 बराबर EX स्क्वायर बताओ कितना है, EX ये हो जाएगा K स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर R स्क्वायर। EY भी सेम वैल्यू है, तो K स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और R स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ K स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसको आप अंडर रूट से बाहर निकालो, देखो K स्क्वायर को बाहर निकालोगे K, लैम्डा स्क्वायर को बाहर निकालोगे लैम्डा, R स्क्वायर को R, और अंडर रूट के अंदर बच जाएगा 2, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो आपके पास 180 का आर्क था, और ये आर्क कितना है 90 का है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। मेथड सिंपल सा है, आपको एक स्मॉल एलिमेंट DL लेना है, वो जो एंगल कवर करेगा d थीटा इज अ वेरी स्मॉल एंगल, और इस पर चार्ज हो जाएगा dq। तो पहले इस dq चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे E। ठीक है, अब देखो पहले तो क्या था, वो वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए थे, कॉस वाले क्यों हुए थे, क्योंकि वो 180 वाला आर्क था, तो ये कंपोनेंट उधर भी बने थे, तो ये और ये कैंसिल हो गए थे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण आई थी। मगर अभी आपका क्वाड्रेंट दे रखा है, तो DE cos थीटा भी बनेंगे और DE sin थीटा भी बनेंगे, तो दोनों की वैल्यू निकाल के इसका रिजल्टेंट निकालेंगे इस फॉर्मूले से। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, इसको कॉपी करो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन में हम ये देखते हैं, अभी देखो 180 का आर्क था, ये हमारे पास 90 का आर्क था।
अगर ये आर्क कोई भी आर्क दे रखा हो तो हम एक जनरल केस पढ़ने वाले हैं जिसमें अगर आपको कोई भी आर्क दे रखा हो, कोई भी थीटा दे रखा हो, उसके आंसर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी थीटा के लिए। ठीक है, तो इसका जनरल केस पढ़ेंगे अभी। पहले आप ये कॉपी कर लो। देखो अब हमें पढ़ना है जनरल केस। अभी हमने एक 180 का आर्क लिया था, एक हमने 90 का आर्क लिया था। अगर आपको कोई भी आर्क दे रखा हो और आपको उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे, अगर कोई रिंग दे रखी हो और कोई भी आर्क हो और आपको सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे, तो कैसे हम एक जनरल केस निकालेंगे जिसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। देखिए आपको ये आर्क दे रखा है, ठीक है, तो देखो फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ गिवन आर्क ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू। कोई आपको एक आर्क दे रखा है जिस पर चार्ज कितना है, चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर क्यू और रेडियस हो जाएगी इसकी आर और लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी इसकी लैम्डा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको इसके बीच का एंगल हम मान ले, ये जो आर्क है ये अल्फा एंगल का है। क्या मान ले, कुछ एंगल तो मानना पड़ेगा। अगर कोई आर्क है तो कोई तो एंगल होगा उसका जो अननोन एंगल होगा और आपको वो गिवन होता है एग्जाम के अंदर, तो हम अल्फा मान लेते हैं उसका। ठीक है, अब आपको इस आर्क के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। अभी हम करते आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, यहां पर आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया सपोज इस तरह से, ठीक है, ये सब मान लो, ये एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया इस तरह से, और ये जो एंगल हो जाएगा इस एंगल को आप डी थीटा से लिखोगे और यहां पर लेंथ हो जाएगी डी एल और चार्ज हो जाएगा डी क्यू। ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंट लिया डीएल जिस पर चार्ज डी क्यू है और इसने जो सेंटर पर एंगल फॉर्म किया है दैट इज डी थीटा इज अ वेरी स्मॉल एंगल, है ना, डी थीटा इज अ वेरी स्मॉल एंगल, डी थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, इस बात को नहीं भूलना आपको। और ये डी क्यू जो होगा, ये डी क्यू भी बहुत स्मॉल होगा, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस डी क्यू चार्ज के कारण ये डिस्टेंस आर हो जाएगी, इस डी क्यू चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मान लेते हो जाएगी डीई। क्या मान ले, डीई मान ले। ओके, अब देखो मैं इसके कंपोनेंट्स बनाना चाहता हूं, तो इसमें क्या करोगे, थोड़ा सा चेंज होगा। अब देखो इसमें क्या करूंगा, एंगल कवर करना है, तो मैं यहां से, देखो इसका अच्छी सी ट्रिक है इसमें, ये इसका सेंटर पार्ट है, तो मैं यहां से इस एंगल को ले लूंगा थीटा, ये मेरा थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये थीटा होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये डीई और ये थीटा है, ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा और ये हो जाएगा डीई साइन थीटा। समझ में आ रहा है, मैंने थीटा इस बार ये लिया है, मतलब मैंने इसके वर्टिकल से मैंने थीटा बनाया है राइट हैंड साइड में, मैं थीटा यहां से नहीं ले रहा हूं, ये मैंने थीटा नहीं लिया, ठीक है ना, थीटा मैं यहां से ले रहा हूं। क्लियर है, तो आप सोच के देखो कि ये एंगल हो जाएगा आपके पास अल्फा बाई 2 और रेस्ट ऑफ एंगल ये वाला जो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2। सेंटर पार्ट से इधर वाला एंगल भी अल्फा बाई 2 और इधर भी अल्फा बाई 2। अब सोच के देखो कि अगर ऐसा एलिमेंट आप इधर कहीं लेते, यहां कहीं लेते, सोच के देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डीई, यहां पर अगर मैं कोई एलिमेंट लेता डीएल तो होता, और अगर मैं ये इसका थीटा होता तो ये भी थीटा होता। ठीक है, तो डीई कॉस इधर और डीई साइन इधर होता या नहीं होता, ये डीई साइन इधर, ठीक है, और थीटा ये, तो ये इसका डीई कॉस इधर आ जाता, आता या नहीं आता। तो आपके साइन वाले कंपोनेंट्स कितने क्या हो जाएंगे, कोई भी आर्क हो तो साइन वाले कंपोनेंट तो हो जाएंगे कैंसल, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, और नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट ओ पर वो किसकी वजह से आ जाएगा, कोस कंपोनेंट्स की वजह से आ जाएगा। ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट है। आपको डायग्राम समझ में आया क्या, अगर ऐसा स्मॉल एलिमेंट में इधर लेता तो इसके कारण डीई बनता इधर, और देखो जैसे मैंने ये थीटा लिया तो मैं ये थीटा लेता, ये थीटा लेता तो ये भी थीटा होता, और ये डीई हो गया तो डीई कॉस थीटा डीई साइन थीटा, तो जितने भी डीई साइन थीटा इधर बनेंगे उतने इधर बन जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो हम क्या, ठीक है, डायग्राम देखो मिक्सअप हो गया है बट ठीक है, समझ आना। ठीक है, अब देखो यहां पर सॉल्यूशन देखो, let a small element dl, let a small element dl on arc and charge on dl is dq। ठीक है, कितना चार्ज हो जाएगा, dq चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
intensity at point O due to charge dq चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? dE कितनी हो जाएगी? dE। ठीक है, सो मेक एन कंपोनेंट ऑफ dE, कंपोनेंट ऑफ dE। ठीक है, आपने dE का कंपोनेंट बनाया है, तो dE साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसल ईच अदर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू कौन से कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट ऑफ DE। समझ में आ रहा है आपको? DE के जो कॉस कंपोनेंट बचेंगे वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएंगे सारे, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। तो नेट E कैसे निकालोगे? तो नेट E हम निकालेंगे, दैट इज ये हो जाएगा DE कॉस थीटा। और देखो अब लिमिट हम रखेंगे, अभी मैं बताऊंगा लिमिट कैसे रखनी, ठीक है? लिमिट देख लो। चलो पहले हम क्या करते हैं, DE की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना? तो वैल्यू ऑफ DE कैसे निकालोगे? तो इस dq चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, तो k dq अपॉन r स्क्वायर। यहां पे dq की वैल्यू चाहिए, तो dq की वैल्यू कैसे हो जाएगी? लैम्डा इक्वल्स टू dq बाय dl, तो dq हो जाएगा लैम्डा इंटू dl। चलो क्लियर है। अब dl की वैल्यू चाहिए, तो मैंने बता दिया कितनी बार। ये एंगल आपने कितना लिया बताओ? ये एंगल लिया d थीटा, ये r और ये लेंथ dl। तो r इक्वल्स टू होता है, एंगल इक्वल टू होता है r का अपॉन रेडियस, तो dl कितना हो जाएगा? r d थीटा हो जाएगा। ये वैल्यूज यहां रख दो एक बार इस DE के अंदर। DE के अंदर वैल्यू रखोगे तो k dq की वैल्यू लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर, और k लैम्डा dl की वैल्यू क्या? r d थीटा अपॉन r स्क्वायर। देखो बार बार हम वही कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन सेम टाइप के ही है, k लैम्डा d थीटा अपॉन r, ठीक है? ये हम जनरल केस की स्टडी कर रहे हैं। अब ये वैल्यू जब यहां रखोगे, है ना? अब बात कर लेते हैं हम लिमिट की। देखो पहले हम लिमिट यहां से लगाकर 0 से लगाकर 180 तक गए थे, 0 से π/2 तक गए थे। अभी आपने थीटा जो लिया है, थीटा की डायरेक्शन आपने यहां से ली है, तो एक लिमिट तो ये हो जाएगी दैट इज π/2, और एक लिमिट ये हो जाएगी दैट इज π/2। तो इसको हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे, ये नेगेटिव π/2 और ये पॉजिटिव π/2। देखो यहां के लिए इससे इधर हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे, इसके इधर हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे। तो आपका जो लिमिट होगी, लिमिट में ऐसा क्यों ले रहा हूं? 0 से नहीं ले रहा हूं लिमिट, इस बार मैं लैम्डा माइनस π/2 से प्लस π/2 ले रहा हूं, क्योंकि आपने थीटा इस बार ये लिया है, तो इसके लिए एक एंगल π/2 इसके राइट हैंड साइड में हो जाएगा और एक लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, ठीक है? तो लिमिट क्या आ जाएगी? देखो लिमिट आ जाएगी माइनस π/2 से प्लस π/2। समझ में आ रहा है? तो ये लिमिट रखनी है यहां पे, है ना? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है? तो फ्रॉम फर्स्ट, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस λ/2 से प्लस λ/2, ये रहा। यहां पर चाहिए DE की वैल्यू निकाल चुके हो, k लैम्डा d थीटा अपॉन r, और पीछे आ गया cos थीटा, ठीक है? k कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है। पीछे हो जाएगा आपके पास cos थीटा की इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा माइनस π/2, सॉरी माइनस α/2 और प्लस α/2, ठीक है? k लैम्डा अपॉन r साइन अपर लिमिट और साइन लोअर लिमिट। साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। सबको पता होगा, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। k लैम्डा अपॉन r साइन α/2 माइनस माइनस प्लस साइन α/2, इनको ऐड करोगे 2 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k लैम्डा r साइन α/2। कोई दिक्कत है क्या? ये हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है?
ये हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। अगर आपको देखना है, आप कोई भी केस आप निकालना चाहते हो, दो केस तो अभी हमने निकाले हैं। देखो अगर मैं दो केस में यहाँ पे निकाल के बता रहा हूं, एक थीटा अगर मैं 180 कर दूं, हमने निकाला है थीटा 180 वाला, एक हमने देखा है थीटा 90 वाला, π/2 वाला, ठीक है। यहां पे रखकर देखो थीटा 180 रखोगे 2k लैम्डा अपॉन r, और साइन 180/2 180 रखोगे तो 180/2 साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती 1, तो ई कितना आ जाएगा 2k λ/r। ये हमने देखो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसका आंसर था। अभी देखो साइन की वैल्यू अगर 90 रख दो तो E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r, और यहां पर अगर 90 रखोगे 90/2 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है। अब ऊपर भी 2 है, नीचे √2 है, तो 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा √2k λ/r, और ये आंसर हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, उसका आंसर था। तो इस तरह से ये एक जनरल केस निकाला है हमने, जिसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको रिंग का कोई भी आर्क दे रखा हो, कोई भी थीटा दे रखा हो, तो आपको सॉल्व कर सकते हो आप। इसमें एक छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है, इसमें मैंने थीटा यहां से जूम किया है तो लिमिट थोड़ी चेंज हो जाएगी, ध्यान रखोगे। इस सेंटर पार्ट से इधर π/2, इधर प्लस π/2, और उसको मान लेंगे माइनस π/2, क्लियर है। तो यहां पर हमने जो थीटा लिया है वो इस तरह से लिया है, जीरो से नहीं लिया, ठीक है। हमेशा हम क्या कर रहे थे, थीटा यहां ले लेते थे 0 से π/2, 0 से 180, मगर अभी हमने थीटा ये वाला लिया है, तो इधर वाली एक लिमिट और उधर वाली एक लिमिट, ठीक है। तो माइनस α/2 से प्लस α/2 इसकी लिमिट आ जाएगी, क्लियर है, और ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका जनरल केस है जिसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे एक और क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको आप कॉपी कर लो, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फॉर अ यूनिफॉर्म रिंग चार्ज, फॉर्म अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग QR, मींस Q इस पर चार्ज है और R उस रिंग की रेडियस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X सच दैट E net इज मैक्सिमम, ऑल्सो कैलकुलेट E मैक्सिमम एंड ड्रॉ ग्राफ बिटवीन EX। 3 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो आपको क्या, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने के लिए मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूं इसका। एक रिंग दे रखी है, उसके वो X डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एक रिंग दे रखी है जिसकी रेडियस R है और जिस पर चार्ज Q है, और उस रिंग के एक्सिस पर कोई X डिस्टेंस है, आपको वो X डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, जिसके कारण यहां पर जो आपको E मिले इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो वो X कैलकुलेट करना है, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, आपको E मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है, और एट लास्ट आपको E और X के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा जब हमने रिंग वाला केस पढ़ा था, तो रिंग के एक्सिस के X डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि ये डेरिवेशन का आंसर आपको याद होगा तो आप रिंग का कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग एट डिस्टेंस x कितनी है, सबको याद होनी चाहिए, दैट इज E इक्वल टू k QX अपॉन R² x² की पावर 3/2, ठीक है। ये उसका आंसर था, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, वो x की वैल्यू जिस पर E मैक्सिमम हो। तो अगर आपको E मैक्सिमम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, dE/dx को 0 रखना पड़ेगा। सर आपने dE/dx ही क्यों निकाला, क्योंकि E की वैल्यू जो है वो सिर्फ x पर डिपेंड करेगी, क्योंकि देखो इस वाले एक्सप्रेशन में k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है और r कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। तो E किस पे डिपेंड कर रहा है, E डिपेंड्स अपॉन x, ठीक है। तो आपको यहां पर dE/dx निकालना होगा और उसको 0 के बराबर रखना होगा, ठीक है। ये हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा वाला फॉर्मेट है, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dy/dx को 0 रखते हैं। यहाँ पर E जो है वो x पर डिपेंडेंट है, तो dE/dx को 0 रख देंगे, ठीक है। देखो बड़ा इजी है, देखो आपको नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन इसके अंदर आना चाहिए, dE/dx, दैट इज यहां रख दूं dE/dx, dE/dx ये लिख रखा मैंने,
तो देखो डी बाई डी एक्स, ई कितना है आपके पास, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या कांस्टेंट है पहले, तो के और क्यू कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। यहां क्या बच जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा आपके पास एक्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू 0। देखो अब आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो ये वैल्यू आपको, एक तो आपको न्यूमरेटर दिख रहा है, एक आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है, ये दोनों दिख रहे हैं, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो इसको ले लेंगे u और इसको ले लेंगे v। अगर आपको डिफरेंशिएशन में u बाई v का फॉर्मूला आता है, देखो मैं यहां लिख रहा हूं वैसे, यहां पर अगर आपको d बाई डी एक्स u बाई v निकालना है तो अपॉन में आएगा v स्क्वायर। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसको अपॉन में स्क्वायर करना है उसका, फिर जो डिनोमिनेटर में लोगे उसको यहां रखोगे, इसको रखोगे कांस्टेंट और d बाई डी एक्स ऑफ u करोगे, फिर माइनस लिखोगे, फिर u को रखोगे कांस्टेंट और v का करोगे डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मेट रहता है, v स्क्वायर अपॉन में लिख दोगे और फिर ऊपर क्या आएगा, v को कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन माइनस u को कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन। इस वाले फॉर्मेट में ये x जो है वो u का काम कर रहा है और r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 v का काम कर रहा है। मैं नीचे ये वैल्यू रख रहा हूं इस फॉर्मूला के बेस पर, ठीक है। देखना, देखो ये QX उधर जाके 0 हो जाएगा ना, इस QX को उधर भेजोगे डिवाइड में 0, तो देखो d बाई डी एक्स ऑफ ये निकाल रहा हूं मैं। तो सबसे पहले आपको अपॉन में लिखना है v स्क्वायर, ठीक है। ये देखो अपॉन में आ जाएगा v स्क्वायर, इट मींस r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया v स्क्वायर, यस और नो, स्क्वायर ऐसे करूंगा ना v का, ये v है तो अब v को कांस्टेंट रखोगे आप, तो r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और d बाय डी एक्स ऑफ x, सही है ना। फिर माइनस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले वाला माइनस। अब u को लिखो, u क्या है आपके पास, x हो जाएगा u और d बाय डी एक्स ऑफ v मीन्स r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका फॉर्मेट। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 0 है, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 है। अब देखो यहां पर देखो आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐसे एज इट इज रख दो, ठीक है। यहां देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख देंगे, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर को, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1, ये माइनस, फिर x कांस्टेंट रखा है। अब देखो ये देता है x की पावर, इसको x मान लो, ये x की पावर n। अगर आपको x की पावर n का डिफरेंशिएशन आता हो तो nx n माइनस 1, यही होता है ना, x की पावर n का nx n माइनस 1। तो यहां पे है x की पावर n, तो n की वैल्यू 3/2 है, तो देखो n x की वैल्यू r स्क्वायर एक्स स्क्वायर nx n माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1, ठीक है। मगर देखो ये x थोड़ी है, हमने अभी इसको x अज्यूम किया, मगर इसका डिफरेंशिएशन बाकी है अभी, r स्क्वायर एक्स स्क्वायर का, तो इसके पीछे वापस करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, r स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब जाके हुआ इसका डिफरेंशिएशन, और ये जो है r स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है, r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर है ना, v स्क्वायर था ना। अब ये देखो ये उधर जाके 0 हो जाएगा, ये जो पार्ट है उधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ऊपर वाला सोल्व करो, r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस, यहां देखो ये हो जाएगा x इंटू 3/2 r स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ r स्क्वायर, r कांस्टेंट है, r इज द रेडियस ऑफ रिंग विच इज कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, कितना होता है 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, x की घात 2 का 2x 2 माइनस 1 2x पावर 1 कितना हो जाएगा 2x, तो x की घात x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 0।
ये हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2, ठीक है। ये 2 से 2 देखो ये ऐड हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और ये 3, तो 3x स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 0। सही है। अब देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इधर पावर 3/2 है, उधर पावर 1 है, तो आप 1/2 पावर कॉमन ले लो, तो यहां 1/2 पावर कॉमन ले ली, दोनों में है ना, तो यहां पावर 1 बच जाएगी, यहां पावर 1 बच गई, ये 3x स्क्वायर, ये तो ये पावर पूरी की पूरी कॉमन में चली गई, ये बच गया 1 इक्वल टू 0। इसको उधर भेजोगे 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और x स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2, और x हो जाएगा प्लस माइनस आर अपॉन √2। ये वो x की वैल्यू आ गई है, ये वो x की वैल्यू है जिस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा E जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ E मैक्स, क्या करेंगे E मैक्स निकालेंगे। E मैक्स देखो यहां रख दो आप, के क्यू, x की वैल्यू कितनी रखेगी मैक्सिमम के लिए, कितनी रखोगे r√2 अपॉन √2। यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर करोगे तो आर एक्स स्क्वायर करोगे ना, तो आर स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा ना, x की वैल्यू होती है r अपॉन √2, तो x स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2, यही है। अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा, E मैक्सिमम इक्वल टू के क्यू आर अपॉन √2 अपॉन आर स्क्वायर और आर स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो गया 3r स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2। देखो पावर 3/2 को सोल्व कैसे करते हैं मैंने आपको बताया। पावर 3/2 को क्या करना है, दो पावर में पार्ट कर दो, ऐसा लिख सकते हो ना 3/2 को 1/2 इंटू 3, तो पहले √ निकल जाएगा, फिर हम क्यूब कर देंगे उसका। तो देखो E मैक्सिमम इक्वल टू के क्यू आर √2 अपॉन, देखो 3 का पहले तो हम निकालेंगे रूट, √3, फिर r स्क्वायर का √r, और फिर हम निकालेंगे 2 का √2, और पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। सोल्व कर लेते हैं इसको यहां पे, ठीक है। देखो E मैक्सिमम कैसे निकालोगे, के क्यू आर अपॉन √2, √3 का क्यूब तो 3√3, r का क्यूब दैट इज r क्यूब, और 2 का √2 का क्यूब 2√2, √2 से √2 कैंसिल, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E मैक्सिमम कितना आ जाएगा 2, ठीक है, के क्यू आर अपॉन 3√3 r क्यूब, एक r से r कैंसिल भी हो रहा है देखो, तो E मैक्सिमम आपका आ जाएगा 2 के क्यू अपॉन 3√3 r स्क्वायर, ठीक है, एक r से r कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया आपका E मैक्सिमम। तो देखो दो आंसर तो आपको मिल गए, एक आपको पूछा था वैल्यू ऑफ x जिस पर E मैक्सिमम हो, तो उसका आंसर ये रहा। दूसरा पूछा था आपको E मैक्सिमम, तो E मैक्सिमम आपने ये निकाल लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया ग्राफ, तो ग्राफ को मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा, यहां पर देखो इस तरह से बना रहा हूं, ये आपका x हो जाएगा, ये नेगेटिव x, ये प्लस E, ठीक है, और ये नेगेटिव वाला E। ग्राफ प्लॉट करना है तो E और x जो है वो आपको दिख रहा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है ना, x पर जो E डिपेंड करेगा ना, जो वैल्यू हो जाएगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है E और x। तो देखो ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, देखो, और x की जो वैल्यू आई वो प्लस माइनस दोनों में आई, तो इधर भी बनेगा और उधर भी बनेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास पॉजिटिव वाला ग्राफ और ये बन जाएगा नेगेटिव वाला ग्राफ। अच्छा, और क्या कर सकते हो, देखो ये हो गया आपके पास E मैक्सिमम, ठीक है, ये क्या हो गया E मैक्सिमम वाला पॉइंट, और ये वाली वो डिस्टेंस है, मतलब ये r/√2 ये वो डिस्टेंस है जिस पर आपका E क्या आएगा मैक्सिमम, इधर भी आपका x बराबर r/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव पे प्लॉट होगा या नेगेटिव पे प्लॉट होगा, दोनों ग्राफ उधर प्लॉट नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि एक आपका पॉजिटिव E बताएगा और एक आपका नेगेटिव E बताएगा, और नेगेटिव E का मतलब ग्राफ नीचे प्लॉट होगा, ठीक है।
और ये आपके पास वो डिस्टेंस हो जाएगी जिस पर आपका ई मैक्सिमम आएगा, और ये ई मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, तो ये हमने निकाली है। ठीक है, आप चाहो तो ई मैक्सिमम की वैल्यू भी यहां लिख सकते हो। ये वाली कितनी है, 2kq 3√3 और r²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें आपको मैक्सिमम कैसे निकालते हैं ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है। ठीक है, जब मैं आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाना था उसमें भी मैंने आपको कैसे आपको मैक्सिमम कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें से जो कांस्टेंट होगा उसके साथ नहीं करना, जो इसके साथ वेरिएबल है, मतलब ई जो है वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो dE/dx को आप 0 रख दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी जहां पर ई मैक्सिमम होगा, और वो वैल्यू जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के इस एक्सप्रेशन में रखोगे तो आपको ई मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो इसके लिए आपको नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए। आपने पढ़ा होगा u/v का फॉर्मूला, है ना, तो अपॉन में v² आता है, फिर जो न्यूमरेटर में v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लो, और आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर न्यूमेरिकल्स किए हैं। ठीक है, अगली जो क्लास होगी, अगली क्लास में भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, पर वो एक डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल होंगे। उसमें हम क्या करेंगे, तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर एक फोर्स लगता है, दैट इज F=QE, और वो चार्ज एसिलेट होता है, वो चार्ज मूव करता है। ठीक है, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और एक बहुत अच्छा डेरिवेशन भी हम और करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। और उसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें हम गाउस लॉ और उसकी एप्लीकेशन को दो लेक्चर्स में पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा है कि गाउस लॉ क्या होता है, उसका जो नॉर्मल सा प्रूफ है वो, और उस पर 5 to 6 एप्लीकेशन से वो पढ़नी है। तो ठीक है, जो इस चैप्टर का नाम है गाउस लॉ एंड एप्लीकेशन, उसके लिए आपको ये आना चाहिए। ठीक है, और वो काफी इजी रहेगा। तो उसके बाद हम एक लेक्चर के बाद में हम गाउस लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास भी हमारी न्यूमेरिकल बेस्ड ही रहेगी। देखो, जितने अच्छे आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे उतनी आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी, और न्यूमेरिकल कब अच्छे होंगे, जब आपकी थ्योरी अच्छी होगी। तो थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल है ना, तो फाइनल एग्जाम में कहीं पर भी नंबर का जो डिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही होता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से होता है। तो क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल और डेरिवेशन मिक्स है, काफी ज्यादा कंसेप्ट है, तो आपको ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट है ये काफी स्ट्रॉन्ग आपको करना होगा। ठीक है, तो आप सब पढ़ते रहिए। आज की क्लास के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।